अच्छा, हम पल्पेटरी मेथड बच्चे डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा सिंपली आपने कफ लगाया, कफ लगा के आपने रेडियल पल्स को फील करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस कफ को प्रेस करते रहना है। प्रेस करके करके आप ना बच्चे देखो मेरे साथ इस चीज को ऐसे एग्जामिन करने की कोशिश करो कि आप अपनी रेडियल आर्टरी को फील करो। अब क्योंकि फिजिकली क्लासेस नहीं है तो मैं उस तरीके से बता नहीं पाऊंगी। आप लोग ऐसा करो, अपनी थंब वाली साइड पे ना बच्चे अपनी रेडियल की फील करो, कहीं पल्पेशन फील हो रही है, ये अंदर वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे, यस मैम। थंब यस के मैम। साथ। मैम। यस बाकी मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो होता क्या, पल्पेटिव मेथड में हमने आम पे वो कफ लगा दिया, रैप कर दी उसको, और फिर हमने वो जो दूसरा छोटे वाला कफ है उससे हमने उसको प्रेस करना जो है शुरू कर देना है। तो होगा क्या, आपको भी पल्पेशन फील हो रही है रेडियल आर्टरी की। एक टाइम आता है यस जब आप मैम। उसको इन्फ्लेट करते रहते हो, आपको अपनी आर्टरी पल्पेट होना फील नहीं होती, जी। रेडियल पर्स जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, उसकी जो नॉब होती है वो लगी होती है, जैसे इन्होंने ये ओपन कर रहे हैं, तो नॉब को क्या करते हैं, हल्का सा ओपन करते हैं। जैसे ही वो ओपन करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर के उस पर आर्टरी पे कम होना शुरू होता है। तो अचानक आपको आवाज आती है, या दोबारा आपको आर्टरी पल्पेट, आवाज यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आपको आर्टरी दोबारा पल्पेट होगी। जिस पॉइंट पे आर्टरी आपको दोबारा पल्पेट होती है, आपने वॉच से देखना है कि नीडल कहाँ है। क्या वो नीडल 120 पे है, क्या वो नीडल 130 पे है, 140 पे है, वट एवर। तो इस तरह पल्पेटरी मेथड से हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, डायसिस्टोलिक को नहीं कर सकते। बट हर एक एक्सपीरियंस हो तो वो लोग कहते हैं अच्छा 130 तो 90 होगा, 140 है तो 100, वो एक एक्सपीरियंस के बेस पे वो चीज लगाई जाती है। बट पल्पेटरी मेथड से हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अगेन समराइज कर रही हूँ बच्चे, हमने क्या किया कि रेडियल आर्टरी पे हैंड को रखना है, हमें अभी आर्टरी पल्पेट हो रही है, बट जैसे ही हमने यहाँ पे कफ रखा होगा और हम इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है हमें आर्टरी की पल्पेशन फील नहीं होती। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नॉब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना, हल्का सा जब ओपन करते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम आपको वो पल्पेशन दोबारा फील होने लग पड़ती है। जब वो पल्पेशन दोबारा फील हो रही है, आपने वॉच से उस नीडल को देखना है कि नीडल कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल वो नीडल आपको मिली 140 पे फॉर एग्जाम्पल, तो इससे एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें पता चल जाता है, दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि जब हमने अस्कल्टेटरी मेथड यूज करना है, मतलब हमने इसको हेयर जो इसके डायफ्राम है, इसका दूसरा पोर्शन, इसको एयर में लेना है, तो हमने उसको कहाँ तक नीडल को मूव करके लेके जाना है। जैसे आप कह रहे थे ना 220 लेके जाते हैं, कोई 240 बता रहे थे, जो भी आप रीजन कह रहे थे। तो बच्चे एक्चुअली रीजन ये होती है कि जब आप पल्पेटरी मेथड से उस पेशेंट का 140 सिस्टोलिक आया फॉर एग्जांपल, तो हमने नीडल 160 तक लेके जानी है, हम 20 डिग्री जो है अप मूव करते हैं नीडल को। तो ये एक्चुअल में अगर हम किसी को आंसर दें तो इस तरीके से आंसर देते हैं। बुक्स में 20 लिखा है, कईयों में 10 भी लिखा है, बट 10 to 20, मोस्टली 20 ही टाइम्स हम उस नीडल को ऊपर लेके जाते हैं। ये बात क्लियर हुई है? ओके यस मैम। मैम। दूसरा मेथड यहाँ पे डिस्कस किया, स्कल्टेटरी मेथड। इसमें क्या है, कीप द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप, या उसके जो डायफ्राम है, हमने स्टेथोस्कोप का कहाँ रखते हैं, ओवर द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटी क्यूबिटल फोसा, ये क्यूबिटल फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन्फ्लेट करना स्टार्ट करना है। और वैसे तो इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, हम इधर से देखते हैं, ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा दिखता है एक स्टेप पे। बच्चे अब हम दूसरा मेथड पढ़ने लगे, स्कल्टेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड सबको क्लियर है? मैम। यस मैम। जी जी। मैम हमें 20 टाइम्स हमने जब ऊपर लेके जाना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये है, कि हम तो एकदम से नॉब को बंद करके हम तो प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस दौरान तो हमें कोई आवाज ही नहीं आती। हाँ बिल्कुल नहीं आती, ऐसे ही। तो जी मैम। तो फिर हम क्या अंदाजे से करेंगे 20 ज्यादा? नहीं नहीं बच्चे, अभी हमने बताया ना, पहले हम पल्पेटिव मेथड करते हैं, जी जी। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है। ठीक है, ऐसा जी। होता नहीं, बट बुकिश ये एक चीज को हमने जस्टिफाई करना, मैं वो बातें आपको बता रही हूँ।
पल्पेटरी मेथड हम करते हैं। पल्पेटरी जी मैम। मेथड से हमें क्या चीज पता चलती है? ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास पर्सन का आ गया सिस्टोलिक। 140, ठीक यस है। मैम। तो जब हम उसका स्कल्टेटरी मेथड करेंगे ना, जी मतलब हम मैम। उसको जो स्टेथ यूज करें, कानों में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्कल्टेटरी मेथड। तो उस जी वक्त मैम। हमने नीडल को कितना जी मैम। लेके जाना, हम तो तुक्के से लेके जा रहे थे ना, 200 लेके, 220 लेके, 240 लेके। बट अगर हम उसे जी जी जस्टिफाई जी। करना, तो हम ये कहते हैं कि अगर पल्पेटरी मेथड में उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 आया है, तो हम 20 डिग्री उसको अप लेके जी जाते हैं, मैम। इसलिए मैंने 160 तक नीडल को मूव किया है। ठीक। जी मैम। हो गया मुझे बच्चे क्लियर? ठीक है मैम। यस मैम, मुझे आप क्लियर हुआ। ठीक है। मैम मेरे से ना हो जाता है, लेकिन ना मेरे से नॉब ना एकदम से खुल जाती है, पता नहीं क्या हाँ, वो है पता है क्या है, उसको प्रैक्टिस ये। होता है। हल्का सा आपने खोलना है वो, जी मैम। क्योंकि प्रैक्टिस जब नहीं ना होती, तो जी आप डर मैम। के इसको कर रहे होते हो, वो एकदम ज्यादा खुल जाती है। तो वो प्रैक्टिस मेक्स मैन जी परफेक्ट। मैम, मेरे पास घर में है तो मैं करती हूँ, तो पर कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जी हो मैम। जाएगा इंशाल्लाह, ठीक ठीक है। अच्छा बच्चे, ये नॉन स्कल्टेटिव है। जी मेथड मैम, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। बताया हुआ है। इसमें हम ब्रेकियल आर्टरी को बेसिकली पल्पेट कर रहे होते हैं। और ब्रेकियल आर्टरी आपकी कहाँ होती है बच्चे? एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर, यहाँ पे, ये जो आपकी एल्बो पे फ्रंट पे डिप्रेशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिटल फोसा, या एंटी क्यूबिटल फोसा भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट नर्व्स, आर्म से फॉर्म के अंदर जब नर्व्स ने एंटर होना है, आर्टरीज ने एंटर होना है, वेन्स ने एंटर होना है, तो वो इस फोसा से पास करती हैं। सो इसी फोसा से आपकी ब्रेकियल आर्टरी आगे रेडियल आर्टरी और अल्ना आर्टरी के अंदर चेंज भी होती है। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपका स्थित है, ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा बताया हुआ है। स्थित का जो ऊपर छोटा सा पोर्शन होता है उसको बेल बोलते हैं, और जो उसका आगे ब्रॉड पोर्शन उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो हमने बेसिकली डायफ्राम, जैसे इसमें भी आप देख रहे हो, उसने डायफ्राम ब्रेकियल आर्टरी पे रखा है। Diaphragm is placed over the brachial artery in the space between the bottom of cuff and the crease of elbow. At this point, no sound should be heard. आपने simply diaphragm को वहां पे place कर दिया brachial artery पे। Then आपने क्या किया? कफ तो ऑलरेडी आपने वो आर्म पे लगाया होगा, उसके बाद आपने उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर देना है। इन्फ्लेट करते रहना है अबाउट 30 मिनट हायर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे इन्होंने वैसे 30 लिखा है, बट बुक्स के अंदर 20 भी लिखा हुआ है। इस गूगल में मैंने सर्च किया तो वहाँ पे 30 भी आ रहा है, तो 20 to 30 वेरी कर सकती है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 140 आया तो 160 या 170 उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेके जाना है, ये नीडल को मूव करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो प्रेशर दिया होगा, एयर फील्ड की हुई है, अब एयर को लेट आउट करनी हो। कैसे आप आउट करते हो कि आप उस नॉब को ओपन करते हो, और वो कितनी 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बहुत ज्यादा ओपन नहीं करनी, थोड़ी सी ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो बच्चे क्या होगा, आपको एकदम साउंड आना शुरू हो जाएगी। आपने क्योंकि वो स्थित कानों में लगाया होगा। अगेन समराइज करते हैं, हमने क्या किया, एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर डायफ्राम को प्लेस किया, ब्रेकियल आर्टरी को पहले हमने पल्पेट किया, वहां डायफ्राम रखा, हमने स्थित को कानों में लगाया, जिसका हेयरिंग पीस थे उसको कानों में लगाया, या हेयरिंग एड्स जो थे कान में लगाने के बाद हमने क्या किया बच्चे, उसको इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। इन्फ्लेट हमने कहाँ तक कर दिया, 170 तक कर दिया। 170 पे करने पर हमें लगा यहाँ पे कोई साउंड हमें नहीं आ रही, कोई भी आवाज नहीं आ रही, तो हमने उस नोब को थोड़ा सा ओपन किया, 3 to 5 मिलीमीटर तक ओपन किया। ओपन जैसे ही हमने किया तो थोड़ी देर बाद जैसे नीडल नीचे आने लगी, अब हम इन्फ्लेट नहीं कर रहे, अब हमने सिर्फ नोब को ओपन किया, तो नीडल अब नीचे आने लग पड़ती है। तो उस वक्त क्या होता है, आपको अचानक एक आवाज फील होती है। वो जो आवाज अचानक आती है वो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। फिर आप उसको ओपन करते रहते हो, आहिस्ता से नीडल नीचे आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, आती जाती है, आती जा रही। फॉर एग्जाम्पल 90 तक पहुंची, तो वो आवाज आना दोबारा बंद होगी। तो जहां से आवाज आना शुरू हुई, आती 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 आती, जहां पे आवाज आना डिसअपेयर हुई, तो इस तरह जहां पे आवाज आना शुरू होगी वो सिस्टोलिक है, और नीचे आते 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 जहां पे आवाज आना बंद होगी वो कौन सा प्रेशर है, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है बच्चे, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी ऐसा लग रहा है हम क्या बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कभी अगर चेक नहीं किया, मे भी उन लोगों को ऐसा लगे, बट बड़ा सिंपल से आपने सिंपली कफ लेना है, उसको जो है वो क्यूबिटल फोसा पे रखना है, और आपने सिंपली उसको इन्फ्लेट करना है, और फिर आपको एक टाइम आएगा जब आपको कोई आवाज नहीं आ रही, तो आपने सिंपली उसको डिफ्लेट करना है, और सुई नीचे आने लगेगी। जहाँ पे सुई आवाज देना शुरू करेगी वो सिस्टोलिक है, और जहाँ पे सुई नीचे आती जा रही है, आवाज आना बिल्कुल बंद होगी, वो डायसिस्टोलिक है। बट एक और बात बताऊं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो मुझे अब ना जरूरी नहीं कि मैं उस आवाज पर पेंट करूं। वो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो देखेंगे कि अचानक, वो सिंपली वॉच को भी देख रहे हैं ना, तो वो देखेंगे अचानक जहां पे सिस्टोलिक आने लगता है ना, वो नीडल एकदम
प्रेशर के साथ ऐसे वाइब्रेट टाइप कुछ करती है। किसी ने ऑब्जर्व किया जो ब्लड प्रेशर काफी टाइम से चेक कर रहे हो? यस जी यस मैम, मैम, मैं भी ऐसे ही होता है, मर्करी का भी होता है ऐसे ही। हाँ, मतलब हमें अब वो यस जरूरत मैम, नहीं होती अगर कि हम साउंड पे डिपेंड करें, हमें वो ना सुई से समझ आता है कि भाई सुई एकदम ऐसे वाइब्रेट किया ना, मतलब इसका ये सिस्टोलिक इस जगह पे आ रहा है, इस रीडिंग पे आ रहा है। तो मजे की बात अक्सर पेशेंट भी बता देते हैं। मैं जब स्टार्ट में न्यू न्यू जब स्टार्ट की तो ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मैंने मामू का चेक किया, तो मामू कहते हैं कि मेरा इतना है ना ब्लड प्रेशर। मैंने एकदम हैरान, मैंने कहा आपको कैसे पता चला, चेक मैं कर रही हूँ, आप मुझे कैसे बता सकते हैं? तो वो फिर मैंने जब खुद अपने पे भी करवाया और उस चीज को फील किया कि पेशेंट को खुद भी फील हो जाता है, पर्सन को खुद भी फील होता है एकदम उसके वो, क्योंकि एकदम प्रेशर से जब ब्लड गुजरता है ना उसकी ब्रेकियल आर्टरी से, तो उस पेशेंट को, ये पर्सन को खुद भी फील होता है। तो वो खुद बता रहा था अच्छा जी अब हालांकि उसने वो कोई एड्स नहीं लगाए हुए, लेकिन वो खुद बता रहा था अच्छा मेरा सिस्टोलिक जो है ना वो 120 पे है। तो प्रैक्टिस से ही चीजें आपको समझ आ जाती हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम आपकी बुक को स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 मेथड है पल्पेटरी मेथड, जिसमें हम पल्पेट करते हैं। दूसरा कौन सा मेथड था? अस्कल्टेटरी मेथड था। फिजियोलॉजी का वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, अब ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है तो वो इतना ही रहेगा, बच्चे की चेंज कर सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी, इवन डिपेंड करता है जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उसमें भी वेरिएशन होती है। आपने डाइट क्या ली, अक्सर लोगों का क्या होता है, कुछ लोग जब मीठा खाते हैं ना तो मीठा खाने के बाद उनका बीपी ड्रॉप होने लग पड़ता है। मतलब कुछ लोग की वेरिएशन ऐसी भी होती है, कुछ लोग को खाना खाने के बाद ड्रॉप होता है, वैसे तो होता भी है ड्रॉप, बट कुछ लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी भी वेरिएशंस होती हैं। नंबर 1, एज के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपसे भी एक फैक्टर डिस्कस किया कि डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट ब्लड प्रेशर होता है। वो आपकी जो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं ना 120/90 वो नहीं होता। जेंडर के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस आएगा। बॉडी पे फ्लूइड क्या है, मतलब 1% थिन है या थिक है, ओबीज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसमें वेरिएशन आती है। या आप स्लीप में हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके दौरान भी आपका बीपी चेंज होता है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज के दौरान आपका प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है, वो अगेन आपकी एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है। आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है कि अगर आप सिटिंग पोस्चर में हो, स्टैंडिंग में हो, लाइंग पोस्चर के अंदर हो, तो उसमें भी आपका जो ब्लड प्रेशर वो वेरी करता है। या आप किसी स्ट्रेस में हो या आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका बीपी वेरी करता है। आपने अक्सर करा कि जिन लोगों को स्ट्रोक होता है या फालिज जिसे हम बोलते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं कोई टेंशन तो नहीं सी तानू, कोई टेंशन तो नहीं, क्योंकि स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक मतलब ब्लड किसी भी रीजन की वजह से ब्रेन के पास जा ही नहीं रहा, ठीक है, हो सकता है उसका हार्ट का इशू हो या कोई और रीजन हो सकती है, तो उसको बोलते हैं इस्केमिक। और हेमरेजिक ये होता है कि किसी भी वजह से वो ब्लड वेसल जो ब्लड को या खून को ब्रेन की तरफ लेके जा रही है वो रप्चर कर जाए ड्यू टू एनी रीजन, जैसे ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा शूट करना, तो वो क्या करेगा, इस्कीमिक करेगा या हेमरेजिक स्ट्रोक करेगा? मैम स्कीमिक। आर यू श्योर? अगर ब्लड जो है, ब्लड का प्रेशर, मैम हेमरेजिक होगा। ब्रेन हेमरेज होता है बस। ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? क्योंकि जब ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड वेसल से गुजरता है तो उस वेसल को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। जब वो रप्चर ही हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी जो है वो पौधों को देना है, ठीक है, वो पाइप गुजर रहा है आपके पूरे घर से गुजर के वो लास्ट तक जा रहा है और बीच में उसमें कोई कट आ गया, ये नहीं होगा तो पानी क्या होगा, पानी वहां तक पहुंचेगा, रास्ते में लीक हो जाएगा, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह ब्लड वेसल अगर किसी भी पॉइंट पर रप्चर हो जाती है तो वहां पे ब्लड जो ब्रेन तक नहीं जाता, तो अगेन उस पेशेंट को फालिज होता है। तो इस्कीमिक और हेमरेजिक दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। और मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। वो कहते हैं कि अचानक मैं किसी चीज स्ट्रेस ली टेंशन तो मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, या फिर मैं नहीं पता चला कि बोल नहीं पाया या मुझे अपनी वो अनकॉन्शियस हो गया, वो डिफरेंट जो आपको सिम्टम्स बताते हैं। सो आपका स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे, तो उनकी ब्लड वेसल्स जो थी ना बहुत ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि ये भी मसल्स ही है ना। तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से आपकी वेसल्स आहिस्ता आहिस्ता, ये और भी डिफरेंट रीजन हो सकती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं, वीक हो जाती हैं। तो उनको डॉक्टर ने स्पेशली ये बात कही कि आपने जो है स्ट्रेस नहीं लेना, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपको हेमरेज हो सकता है।
सो अगेन आपकी जो इमोशंस है वो भी अफेक्ट करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को। या आप डाइजेशन करते हो फूड की, तो फूड के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होता है। अच्छा, एज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने डिस्कस किया है कि जो अडल्ट उनमें तो वही 120 होगा, बच्चों के अंदर 110 तक होता है। इन्फेंट पता है किसे बोलते हैं? एक होता है न्यूनेट वर्ड, एक वर्ड होता है इन्फेंट। आपको आइडिया है न्यूनेट कितने टाइम के बच्चे को बोलते हैं और इन्फेंट कितने टाइम के बेबी को बोलते हैं? मैम मेरे ख्याल से जो लीनेट होता है शायद वो डेज में होता है, और Yes. इन्फेंट जो होता है वो मंथ में। अच्छा, 1 ईयर तक मैं जो न्यूनेट होता है ना बच्चे, न्यूनेट बोलते हैं 28 डेज का जो बेबी होता है, 28 दिन का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं न्यूनेट। और जब 1 साल से कम का बच्चा होता है ना, बेबी होता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो जो 1 साल का बेबी होगा उसका जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होगा वो 80 to 90 होता है। अडल्ट के अंदर हमने कहा था 140 या 150 तक जो है उनका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वो नॉर्मल होता है। अगर हम जेंडर में देखें तो हम कहते हैं कि फीमेल्स का ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। और आफ्टर मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होते हैं, पीरियड स्टॉप होते हैं, तो उसके बाद भी जो है वो बीपी के अंदर वेरिएशन आती है। फीमेल्स के अंदर आफ्टर मेनोपॉज जो है वो बीपी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बिफोर मेनोपॉज। फिर हमने बात की कि जो थोड़े ओबीज होंगे उनके अंदर डेफिनेटली जो बीपी है वो ज्यादा करता है। बॉडी कंपोजिशन पर भी ये डिपेंड करता है। जब आप रेस्ट पे होते हो तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, जब एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान आपका बीपी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका हार्ट रेट भी ज्यादा हो रहा है, आपका पल्स रेट भी ज्यादा, और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर आप पोस्चर की बात करते हो तो स्टैंडिंग में हमारे, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी होते हो और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो उसमें आपका बीपी जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरह इमोशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड को भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये फार्मूला है, तो ब्लड प्रेशर को हम अगर फार्मूले से मेजर करना चाहते हो, क्या कार्डिक आउटपुट, कि आपका हार्ट कितना ब्लड जो है वो बॉडी को भेज रहा है, दैट इज योर कार्डिक आउटपुट। कार्डिक मीन हार्ट, आउटपुट कि जो ब्लड वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कार्डिक आउटपुट होती है। प्लस जब वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो पेरिफेरस उसको कितनी रेजिस्टेंस मिलती है, ब्लड वेसल्स कितना रेजिस्ट उसको कर रही है, तो इन दोनों से हम उसके ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि पर बीट, कि आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट के अंदर कितना ब्लड आपकी बॉडी के अंदर भेजता है, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। अगेन आई रिपीट कि आपके हमने कहा था लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है थ्रू एओर्टा एंड आर्टरीज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कितना ब्लड बॉडी के अंदर भेजा पर बीट, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट जो आप काउंट कर रहे होते हैं आप पल्स से, कि नॉर्मली जो है वो 62, नॉर्म एवरेज 72 है, बट 60 to 100 उसकी वेरिएशन हो सकती है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। हार्मोनल जिनको इशू होता है, या फिटनेस, या एज के साथ साथ आपका हार्ट रेट जो वेरी कर सकता है। स्ट्रोक वाले मैंने भी बताया बच्चे कि पर बीट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड बॉडी के अंदर भेजता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। वो डिपेंड करता है हार्ट के साइज पे। हार्ट का अक्सर आपने सुना है कि माइक्रो या मैक्रोमेगैली ऐसे कोई टर्म सुने हो, तो हार्ट ये कहते हैं दिल का बड़ा हो जाना, ये भी एक बीमारी है, तो कार्डियोमेगैली जिसे हम बोलते हैं। तो हार्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगेन फिटनेस, आप क्या एक्टिविटीज करते हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या आपके एक्टिव लाइफस्टाइल है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगेन जेंडर पे, कॉन्ट्रैक्शन पे, उसका प्री लोड या प्री लोड आफ्टर लोड पढ़ चुके जब हमने उसका हार्ट साउंड्स की थी और हमने कार्डिक साइकिल किया था। प्री लोड की फीलिंग होने से पहले, एंड आफ्टर लोड जब ब्लड फिल हो गया वेंट्रिकल या एट्रिया के अंदर, जिस भी चैम्बर के अंदर, उसके बाद जो प्रेशर रह जाता है दैट इज आफ्टर लोड। तो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है कि प्री हाइपरटेंशन, अगर आपने फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमें पता है 120/80 ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और अगर किसी पर्सन के, जैसे हम लोग यंग एज में, हमारा अगर ब्लड प्रेशर आपने 2-3-4 या हफ्ता 2 हफ्ता नोट डाउन किया, आपने कहा जी तो 120 से 130 के 9 आ रहा है या 140 तक आ रहा है, और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 से 89 तक आ रहा है, तो इट्स मीन इस पर्सन को हाइपरटेंशन हो सकती है। तो प्री हाइपरटेंशन की रीडिंग है 120 से 139 और डायसिस्टोलिक की है 80 से 89। फिर हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 और स्टेज 2 है, और लास्ट पे जो लास्ट स्टेज है
कि अगर इतना किसी पर्सन का, ये पेशेंट का हमें बीपी मिलता है तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो प्री हाइपरटेंशन में 140 तक हमें मिल रहा है सिस्टोलिक, और हाई ब्लड प्रेशर में 140 से 160 या 159, 140 से 159 तक एक पर्सन का हमें बाबा ब्लड प्रेशर मिल रहा है सिस्टोलिक, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में कंसीडर होगा, स्टेज 1। अब उससे भी वर्स्ट स्टेज होगी जब उसका 160 से भी ज्यादा हमें ब्लड प्रेशर मिल रहा है, 160 और हाई, तो हम कहते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में है। और अगर किसी पर्सन का हमें 180 मिलता है या 180 से ज्यादा मिलता है, तो वो तो फौरी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि अब उसको घर में हम कोई भी मैनेजमेंट या होम रेमेडीज नहीं दे सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लेमन पानी के अंदर डाल के दे रहे होते हैं, या 7 अप दे रहे होते हैं, या डिफरेंट रेमेडीज कुछ लोग यूज करते हैं, लहसुन होता है, लहसुन को चॉप करके वो दे रहे होते हैं। बट अगर किसी पर्सन का 180 या 180 से ज्यादा, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन, आप घर में उसको किसी भी मेडिसिन से या होम रेमेडी से मैनेज नहीं कर सकते। तो 120 से 139 जो है सिस्टोलिक, और 80 से 89 जो है वो डायसिस्टोलिक होगा। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 140 से 159, और उसकी जो डायसिस्टोलिक होगा 190 से 99, और 160 और ये 180 और यहाँ 100 और 110 से ज्यादा या 100 से ज्यादा होगा, तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन होती है। चलिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, इस टेबल को याद करें, फिर मैं आपसे सुनती हूँ कि सिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक, स्टेज 1 स्टेज 2 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है। तो बच्चे मेरे से ना स्क्रीन शॉट्स जो आपने लिए, वो मेरे से शेयर कीजिएगा। Yes, ma'am. अच्छा, किसी को याद हुआ है कि नॉर्मली बीपी कितना होता है प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस? Yes, ma'am. यस मैम हो गया। हाँ जी बताएं, कोई भी बताओ। मैम नॉर्मल जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक की जो है वो लेस देन 120 होती है और डायस्टोलिक की लेस देन 80। और अगर प्री हाइपरटेंशन
टेंशन स्टेज की बात करें तो उसमें सिस्टोलिक की रेंज है 120 to 139 और डायस्टोलिक की है 80 to 89। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 में जो सिस्टोलिक है ना वो 140 से 159 तक और डायस्टोलिक 90 से 99 तक। और हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 में हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से भी हायर होगा और डायस्टोलिक में 100 से अबव उसकी मतलब रेंज होगी। और इमरजेंसी क्राइसिस की बात करें उसमें हायर देन 180 होगा और डायस्टोलिक जो है वो 110 से भी हायर होगा। ओके गुड। अच्छा बच्चे नेक्स्ट हमने पढ़ना है पल्स। व्हाट इज पल्स? हम हार्ट बीट जो मतलब हमारा हार्ट बीट करता है। और रुबा बच्चे हार्ट रेट क्या होता है? मैम हार्ट रेट क्या होता है? मैम अगर मैम जो हमारा वो जो कंट्रैक्शन हार्ट के जो चैम्बर जैसे कि वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट करते हैं उसे हार्ट रेट कहते हैं। जितना वो कंट्रैक्ट करते हैं जितनी बार एक पर यूनिट टाइम में जो कंट्रैक्शन होती है ठीक है। वेंट्रिकल्स नहीं, हाँ जी कार्डिक। ठीक है गुड। कोई जरा मुझे डेफिनेशंस, कुछ टीचर ऐसे तो कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड हमें डेफिनेशन सुनाओ। जो बच्चों को ऐसे बड़े बुरे लगे होता है कि हम क्या रट्टा मार के एक एक लफ्ज सुनाए, तो कोई ऐसे वैसे सुना सकता है? अच्छा इन शॉर्ट आप ठीक आप लोगों ने कहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चे। तो जो हार्ट रेट या पल्स रेट का डिफरेंस क्या है? बेसिकली हार्ट रेट मतलब हार्ट से मीन कर रहा है कि आपका हार्ट कितना हार्ट बीट करता है, या बीट जो हार्ट कर रहा है उसको जो मेजर किया जाता है दैट इज हार्ट बीट। जबकि पल्स रेट के अंदर हम ब्लड प्रेशर के रेट को या ब्लड प्रेशर की स्पीड को जो है वो मेजर करते हैं। कुछ समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो बीटिंग ऑफ हार्ट इज हार्ट रेट, और ब्लड प्रेशर जो गुजर रहा है उसमें जो वेरिएशन है उसको जो आप फील कर रहे हो थ्रू योर आर्टरीज दैट इज पल्स रेट। अच्छा, वैसे आज काफी दिनों बाद मुझे पढ़ाने का बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आज आप लोग रूबा या कुछ दो तीन बच्चे बोर्ड होते हैं, आज कुछ और भी बोल रहे हैं। अच्छा, पल्स क्या होता है? द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। क्योंकि ब्लड गुजर रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है या ब्लड रिलैक्सेशन के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है। The rhythmic contraction and relaxation of an artery due to surge of blood from the beat of the heart। क्या हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई और उसकी वजह से ब्लड आपकी आर्टरी से गुजर रहा है, और वो सिस्टोलिक था हार्ट या डायसिस्टोलिक था, उस चीज पर डिपेंड करता है। दैट इज योर पल्स। The pulse is most often measured by filling the arteries of the wrist। हम मोस्टली ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं ब्रेकियल आर्टरी से, और पल्स को हम मोस्टली बच्चे कहाँ से फील करते हैं? हमने जो आर्टरी रिस्ट की होती है जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, हम वहां से इसको मेजर कर सकते हैं। पल्स रेट क्या? द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को उस आर्टरी के अंदर से भेजा, दैट इज योर पल्स रेट। हार्ट रेट क्या है? कि आपका वेंट्रिकल कितना टाइम बीट किया पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज हार्ट रेट। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक वेंट्रिकल्स पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड हार्ट रेट। और मोस्टली हमने कहा रेडियल पल्स को हम यूज करते हैं। अच्छा, अब इसका बड़ा इजी वे है, मैं गूगल से इसको दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। गूगल स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं।
ये तो है बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि पेशेंट ये कंप्लेन के साथ आ सकता है कि वो कह रहा है जी मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, पाल्पिटेशन मतलब दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है, ठीक है, क्लॉडिकेशन बोलते हैं टांगों के अंदर दर्द होना, जिनको हार्ट का इशू होता है ना तो उनको क्लॉडिकेशन टांगों के अंदर भी बड़ी दर्द रहती है, या मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है जी, फिर डॉक्टर ने पूछा ताड़ी ये जो चीजें डिफरेंट पूछते हैं, फिर उन्होंने इंस्पेक्ट किया जी कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है, ये कोई ब्लूइश ऑफ स्किन वगैरह हो, फिर उन्होंने एग्जामिनेशन की पल्स का किया। अच्छा जी, तो एग्जामिनेशन जो हम पल्स का करते हैं हमने कहा मोस्टली हम रेडियल आर्टरी को यूज करते हैं। रेडियल आर्टरी को क्या आपने रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट जहां पे आपका थंब है ना, अब आप सब लोग मेरे साथ करो, आपके थंब वाली साइड पे रेडियल बोन है, अंदर वाली साइड वेंट्रल साइड पे आप फील करो अपनी रेडियल आर्टरी को, और आपने इंडेक्स और मिडल फिंगर को यूज करना है। थंब इसलिए यूज नहीं करते बच्चे क्योंकि थंब की एक अपनी पल्सेशन होती है, अपनी उसकी कनेक्शन होते हैं, तो आप उससे फाइंड करेक्टली नहीं कर पाते, इसलिए मोस्टली हम इंडेक्स या मिडल फिंगर को यूज करते हैं, थंब को यूज नहीं करते। अब आपने क्या करना है, टाइमर अगर आपके पास है मोबाइल्स के अंदर तो टाइमर्स भी ऑन कर सकते हो, ये सामने अगर आपके वॉच है तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आप क्या करो, आप अपनी पल्स को सबसे पहले पल्पेट करो और 10 सेकंड तक अपनी इस पल्स को फील करो कि 1 2 3 4 5 10 सेकंड के अंदर कितनी दफा वो आपको पल्पेटरी फील हो रही है। तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी स्टार्ट करें, पहले अपनी आर्टरी को पल्पेट करो बच्चे, जब पल्पेट होगी मुझे बता दीजिएगा। रेडियल हो आर्टरी गई मैम। होगी, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड के लिए। कितनी आई बच्चे? मैम 14। मैम 12। 12 जरगुल आपकी 14 आई है पल्स? यस मैम। अच्छा 13 कह लें। नहीं नहीं, चलो 13 हम कर लेते, 13 को मल्टीप्लाई करो 6 से, और रूबा आप उसको मल्टी आपकी 12 शायद आपने बताई है, 12 को मल्टीप्लाई यस करो मैम। 6 से, कितनी आई? मैम मेरे 78। ठीक मैम है, और 72। 72, मेरी वैसे 10 ही आई थी 10 सेकंड के अंदर, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी होगी 60, ठीक हो गया। और इसके अलावा किसी ने नहीं की? 84 है। मेरी 15 थी। अच्छा 15 को बच्चा आपने 6 से मल्टीप्लाई किया यस मैम। तो कितनी बनी आपकी? 90। अच्छा, तो अब ये नॉर्मल है वैसे, जैसे साले की 84 समथिंग आई, आपके बच्चे 90 समथिंग आई, जरगुल की भी 78 समथिंग कुछ सी, रूबा की 72, तो मुझे 78। अच्छा, तो ये नॉर्मल है या कोई कुछ हुआ है? नहीं मैम, है मैम तो 72 नॉर्मल। नॉर्मल होती है, वैसे भी मतलब 82 तक भी जा। अच्छा, मुझे नॉर्मली जो है ना वो 60 से 100 के दरमियान है, ठीक है, एक जो रेंज होती है ना, हम कहते हैं 60 से 100 के दरमियान है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो आपने बुक के अंदर एक चीज पढ़ी हुई 72 बीट्स पर मिनट, वो एक एवरेज है कि एवरेजली 72 हो, बट अगर किसी की 60 से 100 के दरमियान आती है तो ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर आपको 60 से कम मिल रही है तो भी इशू है, और अगर 100 से ज्यादा मिल रही है तो भी इशू है, बट इन रेस्टिंग, मतलब हम लोग अभी रेस्टिंग पे सब लोग बैठे हैं, या कोई खड़ा हुआ, कोई इस तरह से चल फिर रहा है, या कुछ स्टेयर्स ऊपर नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है, रनिंग की है, स्टेयर्स ऊपर नीचे इस तरह की एक्टिविटी की है, तो उसके बाद अगर 100 से ज्यादा आती है तो वो एक और चीज है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि हमने कहा एक्टिविटी से आपकी ये पल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वेरी करता है, बट रेस्टिंग के अंदर 60 से कम हो या 100 से कम हो तो ये डिजीज है। 60 से कम हो तो उसके लिए हम एक मेडिकली टर्म यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? यस मैम, मेरे ख्याल से ब्रेडिकार्डिया। यस गुड, ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। तो कभी ईसीजी देखी है पेशेंट्स की, या ईसीजी कभी देखी हो, कभी ऐसी ईसीजी देखी हो जो हम कहते हैं ईसीजी में पी वेव क्यू आरएसटी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कुछ लोगों को ना करीब 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 ऐसे करीब ही उसका बन रही होती है, ऐसे वेव्स आ रही होती हैं, देखी कभी किसी ने ऐसे? यस मैम, मैम वो यस मैम। टैकीकार्डिया होती है। यस, टैकीकार्डिया। और कुछ लोगों का क्या होता है, वेव बनी उसके बाद लंबी सी लाइन आई, फिर दूर जाके बनी, फिर वो क्या होती है? ब्रेडिकार्डिया। सॉरी, यस,
तो अगर 60 से कम हो वो ब्रेडिकार्डिया, अगर 100 से ज्यादा हो तो वो टेकीकार्डिया होता है। अच्छा, इसको हम ना अगर 10 सेकंड तक काउंट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, मोस्टली हम ये करते हैं। लेकिन कुछ लोग 30 सेकंड तक, क्योंकि हमने 1 मिनट तक पल्स को काउंट करना है, तो कौन 1 मिनट तक हाथ रखी रखे रखे रखे, कुछ लोग कर भी लेते हैं, बट पेशेंट ज्यादा तो फिर हम क्या करते हैं, 10 सेकंड तक हमने उसको देखा और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 1 मिनट की इक्वल हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 सेकंड तक काउंट की तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगेन वो 60 मतलब 1 मिनट की इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर 15 है तो उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन वो 60 सेकंड या 1 मिनट की इक्वल होता है, और इस तरह हम उसकी पल्स रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ब्लड प्रेशर और पल्स। आई होप आपको क्लियर होगा, और टाइमिंग भी फिनिश होने वाली। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मैंने ना ये पूछना था कि अक्सर ना मैम हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर तो हाई होता है, लेकिन